सखी सहेली। सखी सहेली। सुनने वाले सभी श्रोताओं को, सखियों सहेलियों को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार, और प्यारी बुआ आपको भी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार और खुश रहो दीपा बिटिया जी और बुआ। हमारे सभी श्रोताओं को हमारा भी प्यार भरा नमस्कार। और देखो ऐसा है ना कि बस जब बात होती है कि आज क्या खास दिन है और हम सखी सहेली लेकर हाजिर हैं, तो उसमें क्या क्या है सामान जी तो जी वो तो बताएंगे ही हम लोग, है ना? जी बिल्कुल। और तो आज का बताएं। हाँ बिल्कुल बता दो, फिर क्या है। आप कुछ कह रहे थे? नहीं, बस यही कि आज का दिन है तो हमारी सखियों को पता ही है कि सखी विशेष में हम वीरांगना को लेकर हाजिर हो जाएंगे, जी है ना? जी। और आज विश्व ब्रेल दिवस है, तो क्यों मनाया जाता है और क्या महत्व है इसका, ये भी हम जानेंगे समझेंगे। अच्छा, एक बड़ा मजेदार विषय है आज हमारा, साथियों को हम बता दें कि अच्छा पढ़ें और अच्छा और याद रखें। तो याद रखें तो ठीक है, रहता भी है, लेकिन कैसे उसे सही समय पर उसका प्रयोग करना है, ये अक्सर हम इस बात से चूक जाते हैं। जी बिल्कुल। हम फिर बाद में हम उस पे ना पछताते रहते हैं कि अरे उस वक्त हम ये बोल देते तो कितना अच्छा रहता। हाँ, दोहा याद था लेकिन हो ही नहीं पाया, उस समय नहीं याद आया। तो इस पे बातें होंगी। हाँ, तो कैसे उसको सही समय पर याद रखने के बाद प्रयोग में लाया जाए ताकि अपनी धाक जम जाए, है ना? वही तो सब चाहते हैं ना। हाँ, धाक तो देखो हम भी ये चाहते हैं कि व्यंजन कुछ ऐसा बनाया जाए, ऐसा कुछ परसा जाए कि फिर धाक जम जाए, है ना? मतलब रसोई से लेके शुरू हो जाती है जिंदगी, शुरू हो जाती है जिंदगी ना। तो रसोई में भी बहुत सारी बातें करेंगे। क्या अचार अलग अलग तरह के हमारी बहनें बनाती हैं घरों में, जो चटपट से भी बन जाए, और कुछ ऐसे होते हैं जो साल भर के भी डाल के रखते हैं। तो अगर वो बताएं तो अच्छा रहेगा। बताएं तो अच्छा है, तो हम भी अपने सभी साथियों के साथ साझा करेंगे। बिल्कुल साझा करेंगे। तो कुछ आप बताइए, कुछ हम बताएंगे, और ऐसा बताइए जो याद रहे, ऐसा पढ़िए जो याद रहे और समय पर इस्तेमाल करिए। और ऐसे ही हुआ कि स्वतंत्रता सेनानी अजीजन बाई के बारे में हमने पढ़ा, सुना, समझा, और इन सब के बारे में ऐसे बहुत सारे नाम अनामी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके बारे में तो हमने पढ़ा, लेकिन बहुत सारे के बारे में नहीं पढ़ सके। उन्हें हम नमन करते हुए आज बात करते हैं अजीजन बाई की। जी। और बुआ, ये तो हम सब जानते हैं ना कि 1857 की जो स्वतंत्रता की लड़ाई, पहली लड़ाई थी। हम सब इस बात से परिचित हैं। और इसी समय पेशे से नृत्यांगना एक ऐसी ये बहादुर महिला थी, अजीजन बाई। इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने अपने जैसे मुजरा करने वाली औरतों का एक दल बनाया था, और इस दल की भागीदारी उस दौर के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई थी। और अजीजन बाई ने ये सिद्ध कर दिया कि काम आप कोई भी करें, जिसे समाज जिस भी नज़र से देखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दिल में चाहत है तो किसी भी माध्यम से देश की सेवा की जा सकती है, और उन्होंने सिद्ध कर दिया। और इनका जन्म 1824 में मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता जागीरदार थे। एक दिन सखियों के साथ मेले में घूमते हुए अंग्रेजों ने उनका अपहरण कर लिया और फिर कानपुर में एक नर्तकी के पास भेज दिया। यहाँ परिस्थितियों के साथ समझौता करते हुए उन्होंने गीत संगीत सीखा। धीरे धीरे उनके नृत्य और गीत संगीत की जो प्रसिद्धि है वो दूर दूर तक फैलने लगी। जी। और ये 1857 का जो समय था, उस वक्त हर तरफ क्रांति की ही तैयारी चल रही थी। और 10 मई 1857 ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई थी बुआ, मेरठ की घटना। तो जब अजीजन बाई को पता चला कि यहाँ पर कुछ वहाँ पे विद्रोह हुआ है, तो उन्होंने भी वो भी चाहती थी कि मैं भी इसमें कुछ शामिल हूँ, मैं कुछ करूँ अपनी तरफ से। तो उन्होंने क्या किया, 400 नृत्य करने वाली महिलाओं को इकट्ठा किया और इस टोली को नाम दिया मस्तानी टोली। इसे बनाकर सभी को उन्होंने अस्त्र शस्त्र भी चलाना सिखाया, और जो संग्राम में घायल क्रांतिकारी होते थे उनकी सेवा में ये सब लग जाया करती थी। तो ये बहुत बड़ा काम था, बहुत बड़ा योगदान था। और अजीजन बाई की अगर हम बात करें तो तात्या टोपे का उन्होंने देश प्रेम देखा था, और तब से उनके जीवन में जो थी, कहते हैं ना कि क्रांति सी आ गई और उनकी दिशा बदल गई। दिन में वो शस्त्र चलाना सीखती थी, और रात में अंग्रेजों की छावनी में जाकर नृत्य प्रस्तुत करती थी, उनका मनोरंजन करती। और इस तरह से ऐसे कई रहस्य भी थे जो उन्हें मिल जाते थे और लेकर आती थी, क्योंकि कोई उनके पर शक नहीं करता था, क्योंकि उनका जो काम था वो देखकर लोग सोचते थे कि ये तो नृत्यांगना है, तो इनसे क्रांति से कोई मतलब नहीं है।
लेकिन इस तरह से क्रांतिकारियों के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। अजीजन के प्रभाव से जो अंग्रेजी फौज में जो भारतीय सिपाही थे, भारतीय मूल के, उन लोग ने भी विद्रोह सेना में वो शामिल हो गए उनकी बातों को सुन के। और अजीजन बाई की मदद से नाना साहेब ने कानपुर से अंग्रेजों को खदेड़ भी दिया था। और 8 जुलाई 1857 को नाना साहेब वहां के स्वतंत्र पेशवा भी घोषित कर दिए गए थे। 1857 के युद्ध में हारने के बाद जब सभी विशेष सेनानी भूमिगत हुए तो अजीजन भाई भी जंगल में जाकर छिप गई। लेकिन 17 जुलाई 1857 को जनरल हैवलॉक बड़ी सेना लेकर कानपुर पहुंच गया और कुछ विश्वासघातियों की मदद से उन्हें पता चल गया कि कई देश प्रेमी यहाँ छिपे बैठे हैं। जी, और अजीजन भी पुरुषों के वेश में छिपी थी वहीं जंगल में। तो जंगल में अंग्रेजी सैनिकों ने उन्हें देख लिया। उनमें से कुछ को तो अजीजन बाई ने मार भी गिराया था जी। फिर बाद में वो पकड़ी गई और जब उनके बाल खुल गए ना तब पता चला कि ये तो अजीजन बाई हैं। और ये सारे जो सेनानी थे वो इनको जनरल हैवॉक के सामने लेके चले गए। जब जनरल को पता चला कि वो एक प्रसिद्ध गायिका हैं, नर्तकी हैं, तो अजीजन बाई से कहा कि तुम्हारे साथियों के नाम बता दो, वो कहाँ छिपे हैं वो बता दो, तो तुम्हारे सारे गुनाह हम माफ कर देंगे और आप जाके शहर में आराम से रह सकती हैं। उन्हें लगा कि भाई ये तो नृत्यांगना है, बहुत जल्दी से टूट जाएंगी, कमजोर है, नाजुक है। लेकिन ऐसा नहीं था। वो भाई भारत की देशभक्त थी और हमारे देश की कहना चाहिए ना कि वीरांगना थी। उन्होंने बहुत मुस्कुरा कर जवाब दिया, भले ही तो मेरी जुबान खींच लो मगर खूबसूरत गजलें गाने वाली ये जुबान उफ तक नहीं करेगी। तुम ये अच्छी तरह जान लो कि अजीजन जान से भले ही चली जाए पर उन पाक शफ़ाक क्रांतिकारियों का नाम नहीं देगी। वही मेरे मुल्क को तुम्हारी घिनौनी साजिशों से आज़ाद करके रहेंगे। ऐसी बुलंद भरी आवाज और मतलब कोमल से दिखने वाली अजीजन के जब ऐसी देशभक्ति भरी आवाज से कर्नल तिलमिला भी उठे और उन्हें गुस्सा भी आया और उन्हें तोप के मुंह पर उन्होंने बंधवा दिया और मारने का आदेश दे दिया। और देश प्रेम में उन्होंने खुशी खुशी अपने जान न्यौछावर कर दिए, यानी शहीद हो गई। देश को स्वतंत्र कराने की इच्छा के लिए वे स्वयं न रुकी और न ही अपने से जो भी जुड़े हुए लोग थे उनको रुकने दिया और न अपने काम को रोका। जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। कारवां है ये तेरा इम्तिहान है, साथी न कारवां है ये तेरा इम्तिहान है। यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे। कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे
चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। तो भाई रुकना तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी चीजें होती हैं, शारीरिक समस्या होती है कि आदमी को रुकना पड़ता है, कभी कभी ऐसा लगता है। हमारे साथी ने लिखकर भेजा है, हम लोग ने जब विश्व ब्रेल दिवस की बात की, कुछ बिरले लोगों को नयन सुख प्राप्त न होते हुए भी एक दैवीय शक्ति उनके अंदर रहती है। ईश्वर अगर किसी कारणवश इंसान को किसी अंग से वंचित कर देते हैं या किसी दुर्घटना के शिकार के बाद, तो उसकी पूर्ति के लिए उस इंसान को कुछ न कुछ दे भी देते हैं। बिल्कुल तो सही कहा उन्होंने जी। हुआ ऐसे ही होता है जिनके नेत्र नहीं होते हैं, और इसीलिए तो रुकते नहीं हैं, आगे चलते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हर साल 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में जो लोग देखने में असमर्थ हैं, ये दिन उन लोगों के लिए बहुत खास है बुआ। और आज का दिन लुई ब्रेल की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। जी हाँ, लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया और हमारे साथी ने लिखकर जानकारी भेजी है कि ये दिवस 4 जनवरी को एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। नेत्रहीन लोगों के लिए मानवाधिकारों की पूर्ण प्राप्ति में संचार के साधन के रूप में ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता का जश्न मनाता है। नवंबर 2018 में एक उद्घोषणा के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस आयोजन की तारीख चुनी गई और इस लेखन प्रणाली के निर्माता लुई ब्रेल के जन्मदिन का प्रतीक है। पहला विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी 2019 को मनाया गया। जी, और इसका उपयोग वे लोग करते हैं जो देख नहीं पाते। इन लोगों के लिए यह पढ़ने और लिखने की एक लिपि है। जो लोग जन्म से या कोई और कारण हो बुआ, तो अगर देख नहीं पाते हैं तो वो लोग समाज में फिर कदम से कदम मिलाकर चल सकें और खास तौर पर उनकी शिक्षा में कोई रोक न पड़े, इस सोच से लुई ब्रेल ने आविष्कार किया, जो दृष्टिहीन लोगों के लिए एक वरदान साबित हुई। लुई ब्रेल का जन्म की अगर हम बात करें तो 4 जनवरी 1809 में फ्रांस के एक गांव में हुआ, कुप्रे में हुआ था। आपके पिता का नाम साइमन रेले ब्रेल था। शाही घोड़ों के लिए काठी और जीन बनाने का काम करते थे। जी, और परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो बहुत ही कम उम्र में लुई ने अपने पिता का उनके साथ उनके काम में हाथ बटाना उन्होंने शुरू कर दिया था। फिर उन्हीं दिनों में एक हादसे में उनकी एक आंख में चाकू घुस गया और फिर उस आंख से वो आगे कभी देख नहीं पाए। बाद में हुआ यूं कि धीरे धीरे दूसरी आंख की रोशनी भी चली जाने लगी। इस कारण से वे सिर्फ 8 साल के ही थे जब उन्हें बिल्कुल दिखना बंद हो गया था। दोनों आंखों से न देखने के कारण उन्हें नेत्रहीन लोगों के स्कूल में दाखिला दिलाया गया और यहाँ पर सेना की ऐसी इन्हें लिपि के बारे में पता चला जिसमें लोग अंधेरे में भी संदेश को पढ़ लेते हैं। इस बात को जानकर उन्हें ये विचार आया कि हमारे लिए जैसे लोगों के लिए भी कोई लिपि बनाई जा सकती है, और फिर इस तरह से उन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार कर दिया। जी, और ब्रेल लिपि बेशक नेत्रहीन लोगों के जीवन में वरदान से कम तो नहीं है। ये एक स्पर्शनीय कोड है जिसमें विशेष रूप से उभरे हुए कागज का इस्तेमाल होता है, जिस पर उभरे हुए बिंदु होते हैं और उन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। जैसे टाइपराइटर होता है ना, उसी तरह से एक मशीन ब्रेल राइटर से इस लिपि को लिखा जा सकता है। इसके अलावा ब्रेल स्लेट और स्टाइल्स के माध्यम से ये जो है लिपि लिखी जा सकती है। ब्रेल के उभरे हुए बिंदुओं से जो है इसको पढ़ा जाता है। जी, और ये जो बिंदु हैं इनको सेल कहते हैं। अच्छा। जी, और संयुक्त राष्ट्र के विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया भर में करीब 39 मिलियन लोग देखने में असमर्थ हैं और करीब 250 मिलियन लोग किसी न किसी तरह से आंखों के जो जुड़े विकार है उनसे ग्रस्त हैं। और ये इतनी बड़ी संख्या है, तो जैसे हमारे श्रोता ने भी कहा कि फिर आगे ये बात तय हुई कि इनके जन्म दिवस के अवसर पर, यानी आज ब्रेल ये विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पर ये भी कहना चाहेंगे दीपा बिटिया की, और हम कोशिश ऐसी करें कि जन्म की बात तो अलग है, लेकिन आंख बहुत नाजुक हमारा अंग है ना जी। तो इसका ख्याल रखें सावधानी कि कहीं कोई दुर्घटनाग्रस्त ना हो। दूसरे के लिए भी सतर्क रहें, खुद के लिए भी बहुत सतर्क रहें। जी, है ना? बिल्कुल। तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा, तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा,
दुनिया दिखलाऊंगा। अच्छा, वो क्या है? एक मंदिर है, उस मंदिर में एक मूरत है। ये मूरत कैसी होती है? तेरी सूरत जैसी होती है। वो क्या है? एक मंदिर है। मैं क्या जानूं छाँव है क्या और धूप है क्या? मैं क्या जानूं छाँव है क्या और धूप है क्या? रंग बिरंगी इस दुनिया का रूप है क्या? वो क्या है? एक पर्वत है, उस पर्वत पे एक बादल है। ये बादल कैसा होता है? तेरे आंचल जैसा होता है। वो क्या है? एक पर्वत है। मस्त हवा ने घूंघट खोला कलियों का। मस्त हवा ने घूंघट खोला कलियों का। झूम के मौसम आया है रंग रलियों का। वो क्या है? एक बगिया है, उस बगिया में कई भंवरे हैं। भंवरे क्या जोगी होते हैं? नहीं दिल के रोगी होते हैं। वो क्या है? एक बगिया है। ऐसे भी अनजान नहीं मैं अब सजना। बिन देखे मुझको दिखता है सब सजना। अच्छा, वो क्या है? वो सागर है, उस सागर में एक नैया है। अरे तूने कैसे नाम लिया? मन से आँखों का काम लिया। वो क्या है? वो सागर है। तो भाई ये सागर कैसा होता है, ये मोती कैसे होते हैं, ये सूरज कैसा होता है, ग्रहण कैसे लगता ग्रहण है, कैसे लगता है? तो भाई ये सारी चीजें तो किताबों से ही हम लोगों ने सीखा ना। अगर नहीं पढ़ेंगे तो कैसे पता चलेगा कि इन सब के पीछे राज क्या है और कारण क्या है? लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि हम लोग कुछ और विषय की पढ़ाई की बात कर रहे हैं? बचपन वाली वो पढ़ाई वाली नहीं है, किताबी वाली पढ़ाई ना। हम तो ये कर रहे हैं बुआ हाँ। कि जो पढ़ते हैं ना, चाहे बचपन या अभी भी कोई किताब उठा ले, हाँ हाँ। दूसरे तीसरे दिन याद ही नहीं रहती, भूल जाते हैं। अब देखो तुमसे कहा था बादाम खाया करो, हाँ, तो तुम खाओगी नहीं तो वो भी कहोगी कि भूल जाते हैं, जब तो कैसे ये याद भी रहे। भूल जाते हैं, ये भी भूल जाते हैं बुआ। आपने बोला भी था कि एक चिट लगा लो सामने रसोई में ही। अरे हाँ, बड़ी मजेदार बात है। इसमें तो कुछ लोग क्या करते हैं कि वो गांठ बांध लेते हैं अपने दुपट्टे में, फिर जब गांठ सोचते क्यों बांधी थी, तब याद करते हैं कि नहीं, तब याद करते कि क्यों बांधी थी। हाँ हाँ, तो क्या भूलने वाले हैं, इसलिए गांठ लगाई जाती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनकी अगर हम पढ़ते समय ही उसको थोड़ा सा अपना लें तो चीजें याद आ जाएं, है ना, जब उनकी जरूरत पड़े। जैसे तुमने कहा ना कि बाद में पछताते हैं, अरे वो बोल देते, ये कर लेते। और हमको लगता है कई बार ऐसा भी सुनते हैं कि हम में तो दिमाग ही नहीं था, कहाँ से याद रहेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिमाग की क्षमता तो बहुत होती है, बहुत कुछ याद रख सकता है। तो दिमाग को तो दोष देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम जो चाहे वो याद रख सकते हैं। और अब ये हो सकता है कि हाँ,
पढ़ने की आदत में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। गड़बड़ी हो सकती है। हाँ, पढ़ते ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, सरसरी निगाह से पढ़ लेते हैं, और या पढ़ते समय कुछ और कर रहे हैं तो हाँ, ध्यान भी कहीं और रहता है। पढ़ते इधर है, कभी बच्चे को टोक दिया, कभी कोई आया वो देख लिया, कभी मोबाइल पे नोटिफिकेशन है वो देख लिया। तो अगर ऐसे पढ़ेंगे तो फिर कैसे याद रहेगा? कैसे याद रहेगा? यानी कि अगर हम जब भी पढ़ें तो पूरी एकाग्रता वहीं होनी चाहिए, और उसको जज्ब करना, एक तरह से कहते हैं ना कि आप सिर्फ पढ़ें ना, उसको अंदर तक आत्मसात करें। आत्मसात करें, बिल्कुल। अच्छा, गलती की बात अगर आप जैसे अपन कर रहे हैं तो ये भी होता है ना कि जैसे अभी आप बोले कि किताब में ध्यान नहीं है, फिर किताब कैसी है? हाँ। आपकी पसंद क्या है? हाँ। है ना, उसकी भाषा क्या है ना बुआ? ऐसा भी होता है ना कि भाई आपने उठा ली, अब कोई कहता है कि चलो ये देखो अंग्रेजी की है, सिंपल है, पढ़ लो। अच्छा। लेकिन भाई अगर है दिक्कत भाषा में तो क्यों पढ़ो, आप हिंदी से पढ़ लो, आप वहां से शुरू कर लो। जिस भाषा को आप पढ़ के समझ के अंदर अच्छे से उसको ले सकते हो या याद रख सकते हो बहुत दिनों तक, उसको ही पढ़ें। उसको ही पढ़ें। अच्छा, लेकिन कभी हमें मान लो, चलो ये तो भाषा की बात हो गई, लेकिन हिंदी में ही हमें कुछ ऐसा करने जाना है जिसमें कि वही चाहिए, हो सकता है कि उसकी थोड़ी सी क्लिष्ट हिंदी हो, कठिन हिंदी हो, तो फिर कैसे छोड़ देंगे कि अच्छा नहीं, दीपा ने कहा था नहीं माने तो मत पढ़ो। और बच्चों को तो हम लोग को तो मतलब बीए एमए तक भी कुछ नहीं पढ़ने का मन करता था। देखो विषय वाली तो पढ़ाई वढ़ाई मन नहीं करता है, चाहे वो सरल हो चाहे कठिन हो, है ना? ये बात है। लेकिन क्या होता है विषय में जब हम पढ़ते हैं उस वक्त ना बुआ कुछ अच्छे से दोहे पढ़ाए जाते हैं स्कूल में भी, बाद में भी पढ़ते हैं, लेकिन कुछ अच्छी प्रेरक प्रसंग हमें पढ़ाए जाते हैं। वो जब याद रहते हैं और जब आज हम वो बातें कर रहे होते हैं, अगर वो कहीं पे फिट हो जाए तो सामने वाला कितना प्रभावित हो जाता है, बोलते क्या कितना अच्छा बोलते हैं ये। हाँ, और एक बात और है कि जो बात आप कहना चाहते हैं वो पहुंच जाती है, भले ही आपको प्रशंसा न मिले, लेकिन कम से कम जो आप कहना चाह रहे हैं वो कम्युनिकेट हो जाता है या उस तक बात पहुंच जाती है। कभी कभी अगर आपने अच्छे मुहावरे का प्रयोग किया, लोकोक्ति का प्रयोग किया, तो जाहिर है कि बहुत कम शब्दों में बहुत प्रभावी ढंग से वो बात पहुंच जाती है। जी जी, बिल्कुल, ये बात तो है। और अब अगर यूं थोड़ा सा तकनीक के हिसाब से देखें तो पढ़ने के भी दो तरीके होते हैं बुआ। एक तो सक्रिय पढ़ना, हाँ, जिसमें कि आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ो, अर्थ समझते हुए पढ़ें हम, और हर पंक्ति का, हर शब्द का, न समझे तो दोबारा पढ़ें, या अर्थ जहां समझ में नहीं आया तो हम डिक्शनरी लेकर रख लें, और उसको नोट भी कर सकते हैं पेंसिल से या पेन से ना नोट करके, या अलग जगह आप ऐसा बना लें कि जहां आपने कठिन शब्दों को लिख लिया, बाद में उसका अर्थ भी लिख लिया और फिर पढ़ लिया, और फिर से उस किताब को पढ़ा अर्थ समझने के बाद। जी, तो ऐसा करते हैं कई लोग। एक बार पहली बार की जो पढ़ाई है वो इस तरह से पढ़ते हैं जिसमें कि सब नोट करना, और फिर बाद में अर्थ वगैरह सब निकाल के दोबारा किताब पढ़ते हैं। तो यानी कि ये हो गया एक सक्रिय तरीका, एक्टिव तरीका है। एक्टिव तरीका। अब निष्क्रिय जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ना, ऐसा वाली बात तो ऐसा ना करें, हम लोग इसीलिए हंस रहे हैं कि जो ऐसा करता है वो मतलब बाद में हंसी का पात्र ही बनता है। हाँ जी, है ना? बिल्कुल, कि भाई किसी भी विषय को उठा लिया, कोई भी किताब उठा ली, बस पढ़ना है इसलिए पढ़ लिया, और थोड़ी सी नजर ऐसी डाल ली, सरसरी निगाह से देख लिया, पंक्ति न समझ में आया तो उसको छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये तो जैसे हो गया ना दीपा बिटिया, हमें लगता है अगर हम इसका उदाहरण दें यहाँ पर, जैसे फिर वही वाली बात आ गई कि जैसे हम अखबार पढ़ते हैं और उसमें ऐसी कोई सामान्य सी घटनाएं पढ़ लेते हैं कि हाँ वहां पर 4 घंटे पानी नहीं आया, ये दिक्कत हुई, तो आपने सरसरी निगाह से पढ़ लिया, कोई आपको महत्व नहीं है उसके बारे में जानना, लेकिन हाँ जहां तक जानकारी की बात है उसको आप गहन तरीके से ध्यान से पढ़ते हैं। जी, बिल्कुल। तो ये हो गए। अब तरीके सभी हम श्रोता भी ये पूछ रहे कि भाई उन्होंने बताए भी हैं कि बहुत सारे तरीके, बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। जी, फिर तो अब याद रखने के लिए जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे ना कि कलम साथ रख लें या पेंसिल साथ रखें, और जहां संदेह हो हमने रेखा खींच दी, और अर्थ सहित जब वाक्य बनाते हैं ना बुआ, तो वो बहुत दिनों तक याद रहता है। ये बात बिल्कुल सही है। कोई कठिन शब्द लिया और वो उसको लिख लिया, और आप अपने मन से अपना एक पूरा वाक्य बनाएं, और ऐसा वाक्य बनाएं जो आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ हो या रोजमर्रा की किसी जिंदगी से जुड़ा हुआ, किसी पहलू से जुड़ा हुआ हो, ताकि आपको आसानी से याद आ जाए वो। जी, बिल्कुल, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने बहुत मुश्किल बड़ा मतलब आदर्श वाक्य बना लिया तो वो तो आपको कभी याद नहीं आएगा। फिर वो वही हाल होगा कि फिर हम भूल गए कुछ दिन के बाद। तो भाई कुछ ऐसी तकनीक भी है, हमारे एक साथी ने लिखा है, कुछ खास तकनीक का इस्तेमाल करें, आप जल्दी याद रख सकते हैं। जो भी विषय आपको याद करना है उसे कविता गाने की तरह याद करने की कोशिश करें। जल्दी याद करने के लिए आप खुद को पढ़ाइए, जल्दी याद करने के लिए पढ़ी हुई चीज को बार बार रिकॉल कीजिए, याद करने के लिए अच्छे वातावरण में बैठिए। तो देखो इन्होंने गीत संगीत की बात की है, तो क्या गीत संगीत सुन लिया जाता है? आगे बढ़े, बिल्कुल सुन लेते हैं, है ना? बिल्कुल जी।
मन मेरा 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 लिख लिया नाम इस पे तेरा 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 कोरा कागज था ये मन मेरा लिख लिया नाम इस पे तेरा सुना आंगन था जीवन मेरा बस गया प्यार इसमें तेरा टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ निस दिन सपनों में देखा करता हूँ टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ निस दिन सपनों में देखा करता हूँ नैना कजरारे मतवारे ये इशारे खाली दर्पण था ये मन मेरा रच गया रूप इसमें तेरा कोरा कागज था ये मन मेरा लिख लिया नाम इसमें तेरा चैन गवाया मैंने निंदिया गवाई सारी सारी रात जागूं दूं मैं दुहाई चैन गवाया मैंने निंदिया गवाई सारी सारी रात जागूं दूं मैं दुहाई कहो क्या मैं आगे नेहा लागे जीना लागे कोई दुश्मन था ये मन मेरा बन गया मीर जाके तेरा कोरा कागज था ये मन मेरा लिख लिया नाम इस पे तेरा बुआ गीत में तो ऐसे खो गए कि भूल ही गए थे कि एक अंतराल का वक्त आ गया है। हाँ, एक अंतराल ले लेते हैं बिल्कुल। और फिर वापस लौटते हैं। अंतराल के बाद हम फिर आ गए हैं। कार्यक्रम है सखी सहेली। ये बिल्कुल नहीं भूले हम। और देखो ऐसा है ना कि ना जी। भूल जाएं, इसलिए एक बहुत अच्छा सा संदेश है पहले के हमारे विषय से जुड़ा हुआ, जरूर बता दें। हाँ हाँ
इन्होंने लिखा है कि ब्रेल के बारे में जानकारी सुनते हुए मुझे एक जानकारी साझा करने की इच्छा हुई। वो ये, भारतीय रुपए यानी करेंसी नोट पर भी एक विशेष उभार बनाकर ऐसी व्यवस्था कर दी है जिससे नेत्रहीन व्यक्ति भी जान सकते हैं कि कितने मूल्य का नोट उनके हाथ में है। जी, तो भाई ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, हमें भी नहीं पता। बिल्कुल, हमें भी नहीं पता थी और आज सबको ये जानकारी मिल गई। और जो हम बात कर रहे थे भूलने की और पढ़ने की, या याद न रखने की, तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज के दौर को देखें तो हर कोई पढ़ने लगा है, किसी का मन पढ़ाई में होता और किसी का नहीं होता। तो आजकल बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म आए हैं जिसमें आप तरक्की की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं और अपना नाम रोशन कर सकते हैं, लेकिन सबको पढ़ना जरूरी है। अगर वो पढ़ेगा नहीं तो आगे बढ़ नहीं सकेगा, और ये सच है। साथ में उन्होंने 4 लाइनें भी लिख रखी हैं बुआ, कि प्यार करो तो किताबों से करो, लड़कियों से तो हर कोई कर लेता है, पुस्तक को तो तुम पढ़ सकते हो लेकिन लड़कियों को पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। ये बात बिल्कुल सही है। मुश्किल तो वैसे किसी भी व्यक्ति को पढ़ना होता है, उसमें लड़कियों को बदनाम ना करें, क्योंकि देखो किसी को भी पढ़ना सच में बहुत मुश्किल है, किसी को समझना बहुत मुश्किल है। वैसे भी कहते हैं ना कि चेहरे के पीछे कई चेहरे, अगर किसी को पढ़ना है तो बार बार पढ़ो, जी, है ना, तब तो समझ में तब भी नहीं समझ में आ सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता। तो सच बात है कि बेहतर है कि किताबों को पढ़ा जाए, और ये बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी है। और ऐसे हमारे साथी लिखते हैं कि अच्छा साहित्य वो है जिसे पढ़कर हमारी सोच का दायरा बढ़े, हमें अच्छे बुरे की समझ विकसित हो, हम स्वयं को भली भांति व्यक्त कर सकें, हम समाज और अपने आसपास के परिवेश को और अधिक बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, साथ ही अपने भीतर अच्छे संस्कारों को विकसित कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो संस्कार की बात जैसे हमारे श्रोता ने करी, एक हमारे श्रोता कहते कि हमारी माँ कहा करती थी कि परीक्षा के दिन अगर आप सुबह मतलब एकदम प्रातः काल यानी 3 से 5 के समय जो भी पढ़ाई की जाती है वो पढ़ाई पूरी तरह याद रहती है, और हम इसी समय पर उठा करते थे और परीक्षा दिया करते थे और हम पास भी होते थे। बिल्कुल सही बात है। उस समय प्रकृति जो है वो बहुत सारी एनर्जी जो है वो प्रसारित कर रही होती है और वो हमें मिलती है, तो प्रकृति हमारे साथ में रहती है, तो हमें उसका लाभ भी मिलता है, यानी वो हमारे सपोर्ट में रहती है। जी, और बिल्कुल शांत वातावरण रहता है। बिल्कुल। तो जो भी पढ़ते हैं वो बहुत अच्छे से याद रहता है। तो याद रहने के संग संग एक बड़ा जरूरी है कि समय पर हम उसका कैसे प्रयोग करें। हाँ। वही तो बात है, वही हम भूल जाते हैं कि भाई आज कुछ अच्छा पढ़ा तो उसको कभी तो आगे भविष्य में अच्छे से उसको बोलना चाहिए मौके पर। नहीं, याद रखेंगे अब। जी, अच्छा, क्योंकि बहुत सारे तकनीक हमारे साथियों ने लिख कर भेजा है। और तकनीक की बात जहाँ कर रहे तो कि हमारे उसमें एक साथी कहते हैं कि हमारा दिमाग विजुअल की हुई चीजों को अधिक समय तक याद रखता है, इसलिए हमें मूवी याद नहीं करनी पड़ती, हम हूबहू याद रख पाते हैं। और जब हम पढ़ाई में भी इस तरीके का प्रयोग करते हैं तो हम हर जानकारी को नई तरीके से स्टोर करते हैं और हमारा दिमाग उसे आसानी से स्टोर कर लेता है। तो कुछ अगर याद नहीं हो रहा है तो उसके पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि याद करने के तरीके को बदलने की जरूरत है। जब हम तरीका बदलेंगे तो हम समझ पाएंगे कि अब समझने और याद करने में कैसे हम सफल हो रहे हैं, और तो अपना तरीका बदलो और सब कुछ याद रखो। ये तरीका ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है हमें लगता है ना, क्योंकि हमारे साथी ने ये भी लिखा है कि विषय रोचक अच्छा पढ़ें और याद रखें। जी हाँ, अच्छी बातें, ज्ञान की बातें याद रखें, अच्छी कहानियाँ, अच्छी हितोपयोगी बातें पढ़ने के बाद हमेशा याद रहती है, मानस पटल पर अंकित हो जाती हैं। पर सिर्फ अंकित नहीं रखें, दैनिक जीवन में उसका पालन भी करें। मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी काकी मेरे मानस पटल पर आज भी अंकित है। कोई इस कहानी को पढ़कर उन बातों को याद करके क्या कभी अपने परिवार के बुजुर्ग या परिवार के बाहर किसी भी इंसान के साथ ऐसा व्यवहार दोहरा सकता है? मेरा तो यही मानना है कि कभी नहीं, और मैं ना ऐसा करूंगी और ना ही किसी को ऐसा करने दे सकती हूँ। तो खैर ये तो बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने कहा कि अगर आपने कुछ पढ़ा अच्छा तो उसको जीवन में उतारे भी। बिल्कुल। तो और पढ़ते भी इसीलिए हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारे एक अच्छे वक्ता हम बन सकें या लोगों के सामने अपनी धाक जमा सकें या प्रशंसा पाएं, बल्कि अच्छा करें, एक अच्छे व्यक्तित्व हमारे में बने। जी, और हमारे अंदर जो दूसरों ने लिखा है उनके अनुभव से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। बिल्कुल। और अच्छा बोलने का हमें अवसर भी मिलते हैं और हम कर पाते हैं, हम बोल पाते हैं उन चीजों को। और एक आत्मविश्वास बढ़ता है जब आप पढ़ लेते हैं तो ठीक है, आप भले ही उसका प्रयोग न करें दीपा बिटिया, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व में 4 चांद लगाता है, और जो आत्मविश्वास हमारा बढ़ता है तो हम ठीक है जो आपने पढ़ा है वो नहीं
बोल रहे हैं, लेकिन जो भी बोलते हैं तो जैसे हमारे एक साथी ने लिखा कि दिमाग को खोलना, दिमाग को विकसित करने का भी काम करता है, तो पढ़ते रहना चाहिए, है ना। वो आत्मविश्वास में बढ़ोतरी तो करता है, और आत्मविश्वास क्या क्या नहीं करवा देता है। बिल्कुल, ये तो हम देखते ही हैं, और अपने आसपास न जाने कितने उदाहरण होते हैं हमारे। अच्छा, एक और तरीका है, वो लिखा है बुआ, क्या ये बता रहे हैं कि अच्छा पढ़ें, ये मैंने विद्यालय में शिक्षा कम ली, लेकिन मुझे कॉमिक्स पढ़ने का बहुत अच्छा लगता था उन्हें, ये कॉमिक्स पढ़ना। तो जो भी बाजार में उपलब्ध किराए की किताबें मिला करती थी ना, तो सारी किताबें, जैसे अमर चित्र कथा, पंचतंत्र की कहानियां, पिंकी और ये चाचा चौधरी, और या फिर भगवान की किताबें, ये सब पढ़ने से उनको कई ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी उन्हें मिली है, और उन्हें आज भी याद है। तो वही है ना कि तरीका कैसा है, ये आपको स्वयं देखना पड़ेगा कि क्या आपके लिए बेहतर है। कोई एक चीज बता देना किसी के लिए सब जगह लागू नहीं हो सकता। ऐसे हमारे साथी लिखते हैं कि विश्व ब्रेल दिवस की शुभकामनाएं। इन्होंने लिखा है कि ब्रेल लिपि तो हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो भी पढ़े अच्छा पढ़े, याद रखें। अगर मेरी तरह याद नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, हर रोज ज्ञान का भंडार सखी सहेली सुनते रहिए। मन भावन गीत के साथ साथ कई सारी उपयोगी जानकारी मिलती रहेगी, साथ में नए स्वादिष्ट व्यंजनों के बारे में भी आपको पढ़ने की जरूरत महसूस नहीं होगी जी। लेकिन बनाने की तो पड़ेगी ना, बनाने की जरूरत पड़ेगी। और तो तैयारी आप कीजिए, हम गीत सुनवा देते हैं जी। दीवाना करके छोड़ोगे, लगता है यूं हमको। 100 बार कहा है जाने जहां, यूं प्यार से तुम देखा न करो। हाय जीना मुश्किल कर दोगे, लगता है यूं हमको। 100 बार कहा है जाने जहां, यूं प्यार से तुम देखा न करो। हाय जीना जाना था मेरी पलकों के तले। हो राही वहीं रुकते हैं घनी, जहाँ छाँव मिले। हो प्यार से रुक रुक देख रहे, क्या हो मुझ में। हो सर से कदम तक सपनों के कहीं गाँव मिले। दीवाना करके छोड़ोगे, लगता है यूं हमको। 100 बार कहा है जाने जहां, यूं प्यार से तुम देखा न करो दीवाना। मिले थे कुछ भी नहीं था जीने में। हो आफत है मिलना सावन के महीने में।
आँखों को। आँखों की तस्वीर बनी मेरे सीने में। हो तुम हो इन सांसों में, सुनो ना है जीना मुश्किल कर दोगे, लगता है यूं हमको। सामार कहा है जाने जहां, यूं प्यार से तुम देखा न करो। है जीना मुश्किल कर दोगे, लगता है यूं हमको। 100 बार कहा है जाने जहां, यूं प्यार से तुम देखा न करो दीवाना। और जरा कुछ और करीब आ मेरे हंसी। वादा करो बाहों में उठा लोगे तो नहीं। हो दिल तो यही चाहे कि मिले और मुस्काए। रंग मेरे होठों से चुरा लोगे तो नहीं। हो चोरी चोरी तुम भी हम तक आओ ना हो दीवाना करके छोड़ोगे, लगता है यूं हमको। सामार कहा है जाने जहां, यूं प्यार से तुम देखा न करो दीवाना। बहुत सारे लोगों ने हमारे ये बताया कि किस दिशा की तरफ बैठें, पूरब की दिशा की तरफ, जूठे हाथ से न पढ़ाई करें। जी। कुछ ऐसी चीजें हैं, ये तो बस जरूरी हैं, जैसे कि अगर जूठे हाथ से किया तो फिर वहाँ चींटियां आएंगी, गंदगी होगी। जी, और किताबें भी हाँ, अच्छी सरस्वती का स्वरूप मानते हैं तो वो सिर्फ भी इसलिए अच्छा कि है। सम्मान देते हैं, इतना हमको इतना कुछ देती हैं किताबें। जी। तो और हम संकल्प लेते हैं ना कई बार कि हम अब किताबें तो बहुत अच्छे से रखेंगे, साफ सफाई से। कई लोग अपनी किताबों पे वो कवर भी चढ़ा देते हैं। हाँ, बिल्कुल। उनको पसंद आता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं ये नहीं पता होना चाहिए अच्छा। लोगों को। बहुत से लोग कवर चढ़ा लेते हैं। हाँ, लेकिन वैसे भी सुरक्षित रहती हैं किताबें, वैसे भी कवर चढ़ा सुरक्षित दें तो। रहती। हाँ। और एक और तरह के संकल्प ले लेते हैं बुआ क्या? कि बस इस हफ्ते में या ये पहले सप्ताह में ये किताब हम खत्म कर देंगे। अब चाहे फिर वो समझ आए या ना आए, याद रहे या ना रहे, ऐसे बहुत बार खुद से वादा कर लेते हैं। लो, हम तो यही सोच रहे थे कि ये वायदा अच्छा, लेकिन आज तुम्हारी बात से लगा दीपा कि इस तरीके का वायदा नहीं करना चाहिए। जी। यानी कि मतलब किताब पढ़ें तो ठीक से पढ़ें, भले ही थोड़ा समय ज्यादा लगे। और इस बात का संकल्प क्यों ना ले लें कि ये आज जो हम पढ़ रहे हैं हमें याद रहेगा और याद रखेंगे। बिल्कुल। तो इस तरीके का जब हम विश्वास रखेंगे, पहली बात तो खुद से जो वादा करते हैं वो जरूर पूरा होता है। पूरा होता है। तो ये संकल्प लेना भी इस तरीके का ना ले कि भाई ये खत्म ही हमको करना है, जल्दबाजी तो खत्म पढ़ना ना है और करें, याद बल्कि रखना है। उसको तो एकदम मतलब ऐसे सोचें कि ये हमारी अपनी हो जाएगी, खत्म क्यों करना है। गैर थोड़ी है किताब, तो हाँ, हमारी अपनी है। तो कैसे वो हम उसे अपना सकते हैं, वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए, हर जगह जहाँ जरूरत पड़े वो काम आ जाए। जी, है ना? और इसको करने के लिए चर्चा अगर करते हैं हाँ। उसकी जो हमने पढ़ा है जैसे दिन में, जैसे मान लीजिए कि 2 पन्ने 3 पन्ने पढ़े हैं। अब हमें हमारी आदत है कि याद तो हमें रहता नहीं है। तो जब शाम को आप आई तो हमने आपको बता दी कि आज देखो हमने इस किताब में ये बात पढ़ी थी। जी। तो वो बात हमें याद रह जाएगी और आप सुनेंगे तो आपको भी अच्छा लगे कि भाई वाह कि तुमने अच्छी बात। क्या पता कुछ लोगों को नहीं अच्छा लग सकता है दीपा, ये भी बात है। नहीं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है दीपा कि सही जगह पर जहाँ पर आपको लगता है कि ये बता दें या कुछ जानकारी की बात होती है उसको आप इस ढंग से भी बता सकते हैं कि अच्छा सामने वाला भी लगेगा कि इनको जानकारी भी है और सही समय का थोड़ा सा इंतजार कर लें। बिल्कुल ऐसा नहीं कि तुरंत आपको उसकी तैयारी करनी है। इसी तरह से एक बात और है कि जैसे कि मन की स्थिति जब होती है जैसी, उस हिसाब से भी होता है। तो जब मन अगर आपका अशांत है और आपने कुछ पढ़ा तो वो आपको बिल्कुल नहीं याद रहेगा। तो जो बातें आपको याद रखनी है वो किताबें जानकारी वाली या कुछ जिसको आपको याद रखना है, तो जब आपका मन अशांत हो तो ना पढ़ें। और कभी-कभी मन को शांत करने के लिए भी पढ़ते हैं ना बुआ। हाँ, यही तो हम कह रहे हैं। लेकिन वो जो मन को शांत करने वाले पढ़ाई करते हैं वो थोड़ी अलग होती है। वो आपकी कुछ आध्यात्मिक हो सकती है या कोई बहुत रोचक हो सकती है जो आपको मतलब वैसे तो प्रयोग में आएगी लेकिन
जैसे कि अभी कोई सब्जेक्ट है, विषय है, वो ना पढ़ें आप, जी। थोड़ा आपका ध्यान कहीं से भटका सके इस परेशानी से, वो वाली किताब पढ़ें आपको, या तो बहुत रोचक हो जिसमें बिल्कुल दिमाग न लगाना हो, है ना, और या तो जिंदगी का कुछ सबक देती हो, फलसफा जी। बता रही हो, ऐसी कोई पुस्तक पढ़ लें, तो कोई वो श्लोक पढ़ अपने आप लें। ही मन हाँ, को एकाग्र कर देगी, जी, है ना। तो बहुत सारे तरीके हैं जिसकी तरह से पढ़ना चाहिए, जी। कुछ याद रखने के लिए, कुछ न याद रखने के लिए भी, है ऐसा ना? भी होता है। और क्या, ये वाला मन लेकिन अशांत वाला तो है ना, याद नहीं रखने वाला है। और कभी-कभी गीत भी सुन लेना चाहिए। अरे हर समय। अच्छा। हाँ, यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में। रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में। हाँ, यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन अधिकार ये जब से साजन का हर धड़कन पर माना मैंने। अधिकार ये जब से साजन का हर धड़कन पर माना मैंने। मैं जब से उनके साथ बंधी ये भेद तभी जाना मैंने। कितना सुख है बंधन में। रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में। हाँ, यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन हर पल मेरी इन आँखों में बस रहते हैं सपने उनके। हर पल मेरी इन आँखों में बस रहते हैं सपने उनके। मन कहता है मैं रंगों की एक प्यार भरी बदली बनके बरसूं उनके आंगन में। रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में। हाँ, यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में। तो अब खुशबू आएगी अचार की, अचार की। ऐसा क्या बात और वो भी हरी मिर्च की बुआ। वाह वाह। अभी बहुत आ रही ना हरी हाँ, मिर्च। हाँ। तो ये 250 ग्राम लेना है और बारीक काली राई लेनी, छोटी वाली जो राई होती है ना, वो 2 बड़े चम्मच। सौंफ लेना है 2 बड़े चम्मच। अक्खा मेथी दाना 1 छोटा चम्मच। हींग थोड़ा सा, चुटकी भर। और हल्दी थोड़ा सा, थोड़ी सी हल्दी, 1 छोटा चम्मच। सरसों का तेल आधा कप और नींबू का रस लेना है 3-4 बड़े चम्मच। हरी मिर्च को बीच में से चीर लेना है, मतलब 2 टुकड़े नहीं करना, चीरा मारना है। राई, सौंफ, मेथी को थोड़ा सा भून लो और फिर ठंडा करके बारीक पीस लीजिए। इसमें आप नमक, हल्दी, हींग, ये सारे जो सूखे मसाले वो मिला लीजिए।
कढ़ाई में तेल गरम करें। अब थोड़ा सा तेल पहले तो अच्छा गरम करके फिर उसको थोड़ा ठंडा कर लेना। दें, हाँ। फिर इसको थोड़े से तेल को सूखे मसाले में डालकर अच्छे से मिला लें और इस मसाले को हरी मिर्च में भर दें, भरावन की तरह। ये मसाला में जो है तेल डालेंगे वो थोड़ा डालेंगे, बाकी किनारे रख लेंगे, बाकी किनारे रख लेंगे जी। और फिर ये जो मसाला बन गया है ना, थोड़ा सा ऐसा चिपका हुआ सा तेल की वजह से डाल देंगे तो थोड़ा सा चिपक जाएगा। उसको भरावन कर देना है हरी मिर्ची में। और अब इन मिर्चों को कांच के बर्तन में रखते जाएं। और जो बचा हुआ मसाला रह गया और तेल जो भी बच गया है वो ऊपर से डाल देना है। इसके बाद में आप नींबू का रस डालिए। अच्छा। और पतले कपड़े से ढक के। तेल कौन सा डालेंगे? सरसों का तेल। अगर घर में नहीं पसंद है तो हम अपना जो भी इस्तेमाल करते हैं वो भी डाल सकते हैं। और इसको ढक के रख देंगे, ऊपर पतला कपड़ा लगा करके 3-4 दिन की धूप दिखाना है इसको। और बीच बीच में इस जार को थोड़ा हिलाते रहना है, मतलब धूप एक ही तरफ ना लगे। ये जार थोड़ा आगे पीछे करके थोड़ा सा ऊपर नीचे ऐसे हिलाते। जार भी घुमा सकते हैं ना? हाँ। अच्छा, जार को कपड़े से अगर ढक देंगे तो और अच्छा है, तो उसका हरा रंग जो है वो वैसे ही बरकरार रहेगा जी, तो उधस नहीं होगा। वो नहीं होगा। हाँ, कपड़ा रख लेंगे। हाँ। कपड़े से पूरा जार ढक देंगे। हाँ, लेकिन अगर जार पुराने टाइप का है जैसे, तो वो तो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। लेकिन आजकल शीशियां जो हम लोग रखते हैं वो जो पारदर्शी होती हैं, उनको अगर कपड़े से ढकेंगे तो अच्छा रहेगा जी। बिल्कुल। और बस ये 3-4 दिन के बाद बुआ ये तैयार हो जाएगा खाने और 3-4 दिन के बाद जो खाया जाता है वो बहुत बढ़िया रहता है। ज्यादा नहीं पकता है तो वो और अच्छा लगता है खाने में, लगता है। और उसकी खुशबू तो अभी मतलब आने लगी। ऐसे ही स्वादिष्ट खस्ता दाल पकवान हमारे एक साथी ने लिखकर भेजा है। लिखा है कि 4 घंटे भिगोकर चने की दाल को साफ कर ले, मतलब छान ले। और हल्दी का पाउडर 1/4 छोटा चम्मच, नमक स्वाद के हिसाब से, मैदा 1 कप, आधा कप जो है वो आटा, आधा कप सूजी भी चाहिए, जीरा चाहिए 2 छोटे चम्मच, कुटी हुई काली मिर्च आधा चम्मच, तेल आधा, काली मिर्च जो है वो आधा चम्मच चाहिए, और तेल चाहिए 4 बड़े चम्मच, कड़ी पत्ता ये सब चाहिए, गरम मसाला पाउडर 1 छोटा चम्मच, हरी मिर्च, अमचूर, ये सारी चीज चाहिए, प्याज चाहिए सजाने के लिए। नॉन स्टिक पैन में कह रही हैं कि 2 कप पानी गर्म कर लें, उसमें चना दाल, हल्दी पाउडर और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं, ढककर पका दीजिए। जब तक चना दाल पक जाएगा, 1 बाउल में मैदा, गेहूं आटा और सूजी डाल लें, उसमें नमक 1 छोटा चम्मच, जीरा आधा चम्मच और कुटी काली मिर्च ले लें 2 बड़े चम्मच, तेल डालकर अलग से उसको फिर गूंद लें। और आधा कप पानी, ये तो थोड़ा अंदाज है हमारे साथियों को। उसको जब गूंद लेंगे तो फिर उसकी लोई बनाकर पूरी जैसी बेल लें और उसको फोक से गोद लें, जिसको कहते हैं ना निशान बना दें, तो इस तरह से फूलेगी नहीं, पूरी जैसी मठरी जैसी हो जाएगी फिर वो। तो फिर उसको कढ़ाई में आवश्यकता के हिसाब से तेल गरम करके तल लें उसको। ये हो गए पकवान। अब जब इनको आप तलकर अलग रख लेंगे, मतलब थोड़ा सुनहरा होने तक आप कर लें इसको। और इसके बाद नॉनस्टिक पैन में 2 बड़े चम्मच आप तेल गरम कर लें, उसमें जो है हमने बताया ना चने की दाल भीगी हुई थी, उसको जीरा पहले डालें, कड़ी पत्ता डालें, हरी मिर्च, गरम मसाला पाउडर डाल दें, अच्छी तरह मिलाएं और तड़के को चना दाल के मिश्रण में डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब अमचूर डालकर अच्छी तरह से फिर से मिलाइए। थोड़ी सी दाल को कड़छी से के पिछले हिस्से से दबा के मसल लीजिए, तो थोड़ा गाढ़ी हो जाएगी, बहुत स्वादिष्ट होगी, अच्छी हो जाती है। तो बस पकवान के साथ खाइए। और ये हरी मिर्च तैयार हो जाए तो उसका भी इस्तेमाल करिए। और बारीक बारीक कटी हुई, वो तो बता ही दिया कि बारीक कटी हुई प्याज और टमाटर ऊपर से वो सजाने के लिए कई लोग इसमें ऊपर से एक छौंक भी डाल देते हैं अलग से जी। तो वो भी जितना श्रृंगार करेंगे उतना स्वादिष्ट होगा। और एक गीत का भी साथ ले लेते हैं। बिल्कुल। मिला है किसी का झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, हो सच्चे मोती वाला झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, सुनो क्या कहता है झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, मिला है किसी का झुमका। प्यार का हिंडोला यहाँ झूल गए नैना, सपने जो देखे मुझे भूल गए नैना, प्यार का हिंडोला यहाँ झूल गए नैना, सपने जो देखे मुझे भूल गए नैना, हाय रे बेचारा झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, ओ मिला है किसी का झुमका।
जीवन भर का नाता परदेसियों से जोड़ा, आप गए पिया संग मुझे यहाँ छोड़ा। जीवन भर का नाता परदेसियों से जोड़ा, आप गए पिया संग मुझे यहाँ छोड़ा। पड़ा है अकेला झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, ओ मिला है किसी का झुमका। हाय रे ये प्रीत की है रीत जाने कैसी, तन मन हार जाने में है जीत जाने कैसी। हाय रे ये प्रीत की है रीत जाने कैसी, तन मन हार जाने में है जीत जाने कैसी। जाने ना बेचारा झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, ओ मिला है किसी का झुमका। तो हमारे साथियों ने ये भी लिखा है कि इसी तरह से मोटी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, इसमें नींबू के रस की जगह अमचूर डाल सकते हैं। तो अमचूर आपने तो सही लिखा है हमारे साथी, लेकिन भाई जब भरावन वाला जो मसाला है उसमें अमचूर आपको मिलाना पड़ेगा, नींबू के रस की तरह ऊपर से नहीं, ऊपर से नहीं डालेंगे जैसे नींबू का रस डाला था ना। इसको भरावन जो सामग्री हमने तैयार की थी उसी में आप मिला देंगे तो ठीक रहेगा जी। और ये बात बिल्कुल सही है। मूली और गाजर का अचार सर्दी में बहुत अच्छा बनता है, हमारे एक साथी ने लिखकर भेजा है। तो बंधु ऐसा है कि बिल्कुल सही है, लेकिन आपने विधि नहीं लिखकर भेजी, हमारी बहन होती तो लिखकर भेजती। हाँ बिल्कुल, ये डालते होंगे जरूर, हमें पता है। और बहुत आसान होता है, क्योंकि क्या है, गाजर मूली को आप अपने हिसाब से चाहे तो गोल काट लीजिए, लंबा काट लीजिए, जैसा भी मन हो वैसे काट लीजिए। और पानी पहले उबालना शुरू करें और उसमें उसको बस डालिए और 2 मिनट के बाद निकाल दीजिए और अच्छे से उसको छान लीजिए, पानी सारा निकल जाए, भाप थोड़ी सी उड़ जाए तो बस उसके बाद उसमें नमक हल्दी डाल के रखिए। नमक हल्दी के बाद साथ में ही ये जो जैसे तुमने बताया था राई जो छोटी वाली है वो पीस दें और उसको डाल दीजिए। और सौंफ चाहे तो वो भी, सौंफ भी आपकी इच्छा के हिसाब से डाल सकते हैं और बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। नमक, राई और सौंफ डाल दीजिए और नमक डालिए और उसको सरसों का तेल डाल दीजिए और उसके बाद उसको बस एक दिन के लिए बंद करिए, दूसरे दिन से आप खा लीजिए, खा सकते हैं। और उसको खूब ज्यादा भी आप खा सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मसाला नहीं है, तो इसको सब्जी की तरह भी प्रयोग में लाया जाता है। और वो जो मूली गाजर जो वैसे खाने में इतने में नहीं आती ना बुआ, तो इस बहाने खूब अच्छे से खा पाते हैं। बहुत स्वादिष्ट होती है, बहुत अच्छी लगती है। तो बहुत सारे प्रयोग हैं आजकल सर्दियों में लोग कर ही रहे हैं, जैसे कि नींबू, हरी मिर्च, अदरक डाल के रख लेते हैं, नमक डालकर और शीशी में उसको खाते रहते हैं। तो खाते रहिए, सखी सहेली कार्यक्रम सुनते रहिए। और देखिए अब तो वक्त हो चला है कि हमें विदा लेना पड़ेगा ना। तो दीपा माहेश्वरी और प्यारी बुआ का नमस्कार।